चलो कॉमन कॉन्सेंस फिर निकालते हैं, ठीक है। कॉमन कॉन्सेंस जो हम सबने यहाँ पे जो डिस्कस किया, तो पहली बात एक चीज निकली कि जो जिसको हम मतलब आज बीमारी समझ रहे हैं, यहाँ आने से पहले हमें लग रहा था वो आदत है, नंबर 1। हमें लग रहा था दूसरा कि दोस्तों ने लगा दिया, नंबर 2 कॉमन जो एक निकला कॉन्सेंस, एंड नंबर 3 कि इसकी हरकतें बिल्कुल जानवर जैसे हो गई थी। इसका बिहेवियर इतना चेंज था कि हमें पता ही नहीं लग रहा था ये क्यों कर रहा है। जी अग्री है सारे स्टेटमेंट से? इत्थान तो पहले यही 3 कॉमन अगर निचोड़ कढ़िए तो यही हगा सी, मतलब हमें बिल्कुल समझ नहीं थी इस बीमारी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो आज का कंसेप्ट जो है, आज का एजेंडा जो है मीटिंग का, हम यही आपके लिए लेके आए हैं सो दैट आप लोग इस बीमारी के बारे में समझ सको। सो हम डिजीज कॉन्सेप्ट के बारे में ही आज बात करेंगे, जो कि पहला डिजीज कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो बोर्ड पे, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल। बायो से मतलब है कि हमारा शरीर, हमारी बॉडी, ठीक है। अब जब हम अपने लव्ड वन को देखते हैं इस बीमारी में, सो हम देखते हैं उनका शरीर की जो भी फंक्शनिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ट है, चाहे लीवर है, पैंक्रियाज है, सो वो सारे फंक्शंस हमारे कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हम कहते हैं ये ब्रेन डिजीज है, सो ब्रेन भी हमारी बॉडी का हिस्सा है, सो ब्रेन के फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे। कौन अग्री करेगा यहाँ पे हैंड रेज करके कि हाँ, जो हम पहला यहाँ पे हमने लिखा है बायो मतलब बॉडी, ठीक है। सो हमारी जो सारी फंक्शनिंग थी बॉडी की, उठना बैठना सोना, सो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही थी हमारे ऑर्गन से लेके जो भी बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती है, उठा नहीं जाना, काम पे नहीं जाया जाना, लथार्जी रहना या नशा करके ही सुबह उठ पाना, इवन वॉशरूम तक जो जाना, पहले कई पेशेंट्स को नशा चाहिए होता था अपना पेट भी साफ करने को, ठीक है। सो इसका मतलब जो नॉर्मल एक हमारी बॉडी के फंक्शंस बने हैं वो बिल्कुल ही हमारे खराब हो चुके थे जब हम नशे का सेवन कर रहे थे। सो बॉडी के लेवल पे वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, ठीक है, नंबर 1 वो हो रहा था। दूसरा अगर हम देखें साइको, साइको के नीचे आपने लिखा हुआ है माइंड, तो इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। हमारा थॉट, हमारा मूड मतलब हमारी फीलिंग्स, और हमारा बिहेवियर। हम बोलते हैं कि मानसिकता एक इंसान की तब सही रहती है जब उसका थॉट, जो वो सोच रहा है, जो वो महसूस कर रहा है, ठीक है, और जो वो एक्ट या बिहेव कर रहा है, ये 3 चीजें अगर किसी इंसान की बिल्कुल सही होंगी, हम कहेंगे उसकी मानसिकता बहुत ही अच्छी है। पर हमारे लव्ड वन के केस में क्या हो रहा था, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं खराब हो गई थी, कि ना वो ढंग से ठीक से सोच पा रहा था, उसकी सोच बिल्कुल ही पुट्ठी हो गई थी। और उसका सही अगर हम बोले एक चीज क्या थी कि उसको आप लोग दुश्मन लगने लग गए थे। सबसे पहली चीज, किसी भी इंसान को जो किसी भी और बीमारी से जूझ रहा होगा उसको अपने घर वाले दुश्मन नहीं लगेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सोच मेरी क्यों कॉम्प्रोमाइज इस बीमारी में हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर, हमारी साइकी के ऊपर ये नशा इतना हावी हो जाता है, हाईजैक कर लेता है हमारी सोच को। सो हमारी सोच कॉम्प्रोमाइज हुई। जब हम सोच की बात करते हैं तो हमें डिल्यूजन्स आने शुरू हो गए, वहम आने शुरू हो गए, लोग मेरे पीछे लगे हैं, हेल्यूसिनेशंस लोग दिख रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है, ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम मूड की। सो मूड कभी हमारा बिल्कुल ही हाई, कभी बिल्कुल ही लो। मतलब एक नॉर्मल इंसान अगर हम अपनी बात करते हैं, सो हमारा मूड एक एवरेज में रहता है। कोई खुशी वाला मौका आता है तो हम खुश होते हैं, फिर हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई उदास या गमी वाला माहौल होता है तो हम उदास होते हैं, पर हम बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। बट आप लोग अपने जो लव्ड वंस हैं उनमें देखो कि क्या वो बैक टू नॉर्मल आ पाते थे। वो अगर हाई हैं तो इतना इरेटिक बिहेवियर है उनका, चाहे वो पैसे खर्च रहे हैं, गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, तेज गाड़ियां चला रहे हैं, एक्सीडेंट करा रहे हैं, बट कोई रोक नहीं है, कोई बाउंड्री, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है उस बिहेवियर की। और अगर वो लो जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। हम बेड से ही उठ नहीं पा रहे, नहा नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, वॉशरूम तक नहीं जा रहे, सुसाइडल आइडियाज आ रहे हैं
कि मैं खत्म ही हो जाऊं। सो ये क्या है कि मूड हमारे एक्सट्रीम में, हमारी फीलिंग्स क्या है, हम हमेशा खिजे खिजे रह रहे हैं, इरिटेट रह रहे हैं, गुस्से में। सो यही सब हो रहा था हमारे लव्ड वन के साथ। जब हम बात कर रहे हैं कि नशे की बीमारी बायोसाइको पे हम बात कर रहे हैं कि माइंड को भी कॉम्प्रोमाइज कर देती है। सो ये जो सारी चीजें अभी हमने बताई हैं, सो क्या आपके लव्ड वन के साथ ये सब कुछ हो रहा था? ठीक है, सो माइंड और बॉडी की बात की हमने। तीसरी चीज आती है सोशल। सोशल से हम कहते हैं कि हमारे रिश्ते, ठीक है, चाहे वो हमारे घर पे हैं, चाहे काम की जगह पे हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ रिश्ते हैं, हमारी जो समाज में इज्जत है, डिग्निटी है, वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। घर पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, हमें अपने बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं था, हम ऐसी बातें बोल रहे थे जो कभी भी कोई इंसान दूसरी बीमारी में नहीं बोलेगा। ठीक है, हमारी इज्जत जा रही थी, हमें कोई परवाह नहीं थी। हम शादियों में जा रहे थे, गिर रहे थे, या गली में हम लड़ाई झगड़े कर रहे थे, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। सो हमारे रिश्ते भी बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और लास्ट हम बात करें अगर स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी ये है कि मुझे अपने बारे में क्या जानना है। तो जब हमारा लव्ड वन नशे में होता है, वो बिल्कुल लॉस्ट होता है, उसको अपनी कोई क्लैरिटी नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। अगर मेरे को अपनी क्लैरिटी होगी तभी मैं अपनी लिव जोड़ पाऊंगी कहीं भगवान के साथ। बट हमारे लव्ड वन को कोई अपने ही मतलब क्या वो कर रहा है, किसके साथ, कहाँ जा रहा है, क्या कुछ भी पता नहीं है। तो स्पिरिचुअली भी हम कहते हैं वो बिल्कुल निचुड़ चुका होता है। सो जब आप लोग अपने लव्ड वन को लेके आते हो तो ये चारों पहलू जो हैं बिल्कुल ही हमारे निचुड़ चुके होते हैं। पर हमारे को सॉरी, हमारे को क्या होता है कि बॉडी ठीक हो रही है ना, तो हमें ऐसा लगता है हमारा पेशेंट तो ठीक हो गया। सबसे ज्यादा गलती जो, या एक कह लो कि इग्नोरेंस फैमिलीज की रह जाती है कि अगर चार पहलू बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो क्या हमने सिर्फ एक ठीक करके ले जाना है पेशेंट को? हम यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए बना रहे हैं कि जब तक ये चार चीजें, क्योंकि ये चार चीजें खराब हो रही थी तभी आप हमारे पास आए। अगर सिर्फ शरीर जा रहा होता ना, और अगर बिहेवियर ठीक होता, आप कभी यहाँ ना आते, या आप लिवर के अस्पताल में बैठे होते, या पैंक्रियास का इलाज करा रहे होते, या इसका बीपी क्यों कम है, या इसको थकावट क्यों लग रही है, आप किसी और अस्पताल में होते। यहाँ पे ये चारों चीजें मैनेज होगी, इसलिए आप यहाँ रिहैब में आए। 1956 में WHO ने पहले बोला कि जो अल्कोहलिज्म है, मतलब शराब पीना और शराबीपन दोनों में फ़र्क है। ड्रग यूज़ करना और एडिक्शन में या डिपेंडेंसी में जाना दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो 1956 में WHO ने सबसे पहले अल्कोहलिज्म को डिजीज़ कंसिडर किया। 1987 में उन्होंने एडिक्शन को डिजीज़ आइडेंटिफाई किया। रिसेंटली 2011 में उन्होंने बोला एडिक्शन क्या है? एडिक्शन क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब हर कोई बीमारी आएगी, कोई ना कोई उसका बॉडी पार्ट अफेक्ट होगा। तो जब उन्होंने बोला एडिक्शन किसकी बीमारी है, तो उन्होंने क्या टर्म यूज़ किया? ब्रेन डिसऑर्डर। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बायो की, तो बायो का मतलब कि हर एक बीमारी जब आती है तो कोई ना कोई ऑर्गन अफेक्ट होगा। अगर किसी को डायबिटीज़ होता है तो कौन सा ऑर्गन आपके दिमाग में आता है कि ये इसका ठीक नहीं बन रहा है, इंसुलिन नेचुरल नहीं बन रही? पैंक्रियास। अगर किसी को कैटरैक्ट है तो कौन सा ऑर्गन आपके दिमाग में होगा कि अफेक्ट हुआ है? आइज। अगर किसी को एस्थमा आए तो क्या आपके दिमाग में आएगा? कौन सा? लंग्स का। उसी तरह जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो कौन से दो ऑर्गन्स जो मेजरली अफेक्ट होंगे? वो बायो, मतलब रिलेटेड टू बॉडी, मतलब ये बीमारी कैसी है कि जो शरीर को खत्म करेगी, और दो मेजर ऑर्गन्स जिसको अफेक्ट करेगी, नंबर 1 इज योर ब्रेन एंड नंबर 2 इज योर लिवर। मतलब अब लड़ाई किसकी है? ब्रेन वर्सेस लिवर। बैटल अंदर ही चल रही है। बैटल हमारा दिमाग नशा मांग रहा है,
हमारा माइंड नशे को तैयार करने के लिए प्लानिंग कर रहा है और हमारा लिवर, हमारी बॉडी उसको तबाह कर रही है। वो कह रही है कि मैं नहीं पचा सकती इन टॉक्सिन्स को। सो हमारा ये क्वेश्चन परसों सेशन में भी हमारे स्टूडेंट्स के साथ था कि आपको लगता है कि हम छुड़ा रहे हैं जब फैमिली छुड़ा रही है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम तो आपके बॉडी में है। बॉडी मीन्स कि आपके दोनों ऑर्गन्स वो वर्सेस खेल रहे हैं। ब्रेन आपका कुछ कह रहा है और आपकी लिवर कह रहा है कि नहीं, उसने भी जिद पकड़ी हुई है कि मैं नशा नहीं पचा सकता। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जब हम कहते हैं कि नशा करना, ड्रग यूज करना, ठीक है, और एक बीमारी में आना, मीठा खाना और डायबिटिक होना, दोनों में जैसे डिफरेंस है, उसी तरह जब हम कह रहे हैं एडिक्शन क्या है, एडिक्शन, ड्रग यूज इज नॉट एडिक्शन। जब आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जहां पे आपकी लाइफ बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाती है, आपकी लाइफ का ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, तो हम कहते हैं कि डिसफंक्शनैलिटी, अनमैनेजेबिलिटी का मतलब है कि आप एडिक्शन में चले गए। इसका मतलब दो ऑर्गन्स दोनों कौन से खराब हो गए? ब्रेन जिसने सोचना है, जजमेंट करनी है, डिसीजन बनाना है, जिसने यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं, इसका मतलब वो हिस्सा आपका बीमारी में हाईजैक हो गया। इसलिए ना उनसे कोई फैसले लिए जाते हैं, ना सही जजमेंट हो पाती। एंड मोस्ट ऑफ द जब आप यहाँ पे आते हो, दूसरा ऑर्गन उनका कौन सा होता है? उनका लिवर डीरेंज्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। सो आप इस चीज को समझें कि बीमारी, जब हम बायो की बात कर रहे हैं तो ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस हुए, ब्रेन में जो ऐसे बायोकेमिस्ट्री, जो ब्रेन के इम्बैलेंस हुए केमिकल्स, उनके कारण हमारा माइंड भी अफेक्ट हुआ। हमारा जो ब्रेन हाईजैक हुआ, उसके कारण हमारी सोचे, माइंड भी उसने बिल्कुल ऑल्टर कर दिया। सो ब्रेन यहाँ से बॉडी से पहुंचे, बॉडी में अब आपको बिल्कुल कि आप यहाँ पे जब इलाज करा रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज का इलाज हो रहा है? उसके ब्रेन का। उसके किस चीज का ध्यान रखा जा रहा है? उसके लिवर का। यहाँ पे कौन सी वर्सेस चल रही है? ब्रेन वर्सेस लिवर। एंड देन उसके बाद जब हम कह रहे हैं माइंड का मतलब उसकी सोचें भी, उसका परसेप्शन, देखने का, समझने का, कुछ काम करने का, बिल्कुल ही उसका लेंस चेंज हो गया। आपने बोला कि 3 घर के लोग हैं, बट ही इज समथिंग बिहेविंग अनयूजुअल, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जब वो बिहेवियर जब चेंज हुआ, उसके पीछे क्या है? ब्रेन हाईजैक हो गया। उसने सोचने, समझने की, महसूस करने की और जो एक्शन करने की जो उसके अंदर कैपेसिटी है, वो बिल्कुल ही इम्पेयर्ड हो गई। एंड देन उसके बाद ये बीमारी कहाँ दिखती है? नशा तो उसने किया है, तो बीमार तो सारे हैं, हम इक्वली स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो इसका मतलब बीमारी कहाँ पे आई? हमारे रिश्तों में भी दिखी। ऑफिस जाता है, वहां लड़ाता है, घर से बाहर जाता है, वहां पे लड़ाई झगड़े कर आता है, घर के अपने 4 लोगों से उसकी नहीं बनती। आप बताइए कि हम कहाँ पे, कितने लोग घर पे हैं, उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, क्या वो घर पे रह पाता है, उनसे बात कर पाता है? वो बिलोंगिंगनेस, वो ट्रस्ट, वो बॉन्डिंग वो है उसकी? तो इसका मतलब उस बीमारी ने कहाँ इफेक्ट किया? उसके रिश्तों पे भी। जहां पे भी वो रिश्ता बनाएगा, वहां से आपको क्या मिलती है? स्कूल जाता था तो स्कूल से कंप्लेंट्स, वाइफ है तो वाइफ के पास पूरी ग्रीवेंसेस लिस्ट है, मदर है तो वो बेचारी परेशान है कि कोई रिश्ता भी वो इंसान नहीं बना पाता। एंड देन उसके बाद जब हमने बोला स्पिरिचुअल मतलब डिस्कनेक्टेड है, उसके अंदर कोई एम्प्टीनेस है, उसके अंदर कोई वॉइड है जिसको वो नशे से भरना चाहता है। उसको अपना पर्पस नहीं पता, उसको अपनी थॉट्स, उसको अपनी फीलिंग्स का नहीं पता, उसको अपने साथ कैसे कनेक्ट करना, एक मीनिंगफुल कनेक्शन अपने साथ क्या होता है, दूसरों के साथ क्या होता है, ही डजंट नो, क्योंकि उसके अंदर एक, उसकी क्या कहते हैं, रूह तक बीमार हो गई है। देयर इज अ होल इन हिज सोल, ये वर्ड यूज करते हैं जब हम कहते हैं कि एडिक्शन को स्पिरिचुअल मॉडल में ये बीमारी कैसी है कि उस इंसान के अंदर ही सबसे ज्यादा डिसकंटेंटेड है। दुनिया जहान की उसके पास चीजें हैं बट फिर भी डिससैटिस्फाइड, उसके पास चीजें हैं बरतने के लिए बट फिर भी वो ना खुश है। उसके अंदर कोई किसी चीज को लेके अगर कोई इमोशनल रिएक्शन आता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जहां तो वो लड़ता है, जहां तो बिल्कुल ही अपने आप को एक्सक्लूड कर देता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मेलेडी, कि ये बीमारी कहाँ पे है कि उसकी रूह तक बीमार हो गई है। मतलब उसका जो नशा है, वो कहते हैं ना, हड्डियों तक ही रच चुका है। ये बीमारी इस तरह से है।
सो अब इलाज की अगर बात करें तो हमें आपका साथ कहाँ पे चाहिए इनको ठीक करने के लिए? अगर हम बॉडी की बात करें, ठीक है, लिवर, जैसे मैम ने बोला, लिवर और ब्रेन हमारे दो मेन ऑर्गन्स हैं जो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसके लिए क्या है कि हम दवाई करते हैं, ठीक है, उसमें तो आपका समझाना या आपका डांटना कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। माइंड जब हम बोल रहे हैं कि उसकी सोच विचार डिल्यूजन्स आने शुरू हो गए, हेल्यूसिनेशंस आनी शुरू हो गई, सो इन दोनों चीज़ों को कौन ठीक करता है? हम किसकी मदद लेते हैं? मेडिसिन की। पर जैसे पहले भी मैंने बोला कि जब ये दोनों चीजें थोड़ी ठीक होनी शुरू हो जाती है ना, फैमिली को लगता है ठीक हो गया, बॉडी ठीक हो गई है मैम, ये तो हमारे पैरी हाथ लगाना शुरू हो गया, बातचीत करनी शुरू हो गया, अब इसके हेल्यूसिनेशंस भी नहीं है, सब कुछ ये ठीक हो गया, इसको थोड़े दिन के लिए लेके चले जाएं, देखें ट्राई करके। पर ये मेरे को बोलो कि अगर हम 25-25% में डिवाइड करें तो 100% होगी बीमारी, तो क्या आप 50% ठीक करके लेके जाना चाहोगे कि पूरा 100% ठीक करो? एक चीज इसमें मैं फिर से आपको, जब हमने पूछा स्टार्ट किया तो आपको सबने पूछा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपको बीमारी के बारे में क्या पता है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम आपको क्यों बुलाते हैं, आप फैमिली मेंबर्स को लगता है अच्छा इसको बुला लो इसको बुला लो, मुझे क्यों बुलाया, कई बार बच्चे कहते हैं हमें क्यों बुला रहे हैं, कई बार भाई कहता है मुझे क्या बुलाने की जरूरत है, मम्मी से बात करो। देखो, जब तक पूरी फैमिली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी, डिजीज को जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम आई है, देयर इज अ प्रॉब्लम, हमेशा हर प्रॉब्लम का सल्यूशन परमात्मा ने दे के भेजा होता है, पर सल्यूशन तो हम तब निकालेंगे जब हमें प्रॉब्लम पता होएगी। हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता, हमें ये पता ही नहीं है कि डिजीज है क्या। अब हम लिवर की बात करें, हमारे पास अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी बैठी हुई हैं यहाँ पे जिनके पेशेंट्स को अल्कोहलिज्म था, लेकिन वो कभी भी ब्रेन वाले डॉक्टर के पास नहीं गए। उन्होंने अच्छे से अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, अच्छे से अच्छे लिवर स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, यहाँ तक कि जब हमने हिस्ट्री ली है तो उन्होंने ये बताया था कि जी हमने पूरी रिसर्च कर ली थी, हमने लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहाँ से होता है, उसके पैसे कितने लगते हैं, हमने उसके भी पता करा लिया, हमने तैयारी भी कर ली उस चीज के लिए। बट वेयर इज द ब्रेन, ये डिजीज आई कहाँ से है ये तो देखें। अगर सिर्फ लिवर ही खराब होना होता तो लिवर स्पेशलिस्ट सारे अल्कोहल को बंद कर चुके होते। इट्स एक्चुअली आयरनी, लिवर स्पेशलिस्ट शायद उनको भी नहीं पता कि ब्रेन का ठीक होना कितना इंपॉर्टेंट है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। आप मुझे बताओ, लिवर स्पेशलिस्ट जब एंडोस्कोपी करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कुछ भी होता है, कल भी हमारे एक पेशेंट थे, वो बता रहे थे कि मेरी एंडोस्कोपी हुई थी तो उन्होंने कहा था अभी लिवर बचा हुआ है पर तूने पीनी नहीं है, फिर अगर तू पिएगा तो और खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा आपने फिर सुना उनकी बात? नहीं, मुझे लगा लिवर ठीक है अभी मैं पी सकता हूँ। तो ये कौन बताता है कि तुम ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हम सब ने जो बात की है, बात ये की है कि ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है समझने की। अगर ब्रेन की कैपेसिटी होती तो आपका रोना, आपका गुस्सा, आपका चिल्लाना सब समझ आता उनको। जब इन्होंने बोला मैम ने कि हमारी जो सोल है, हमारी सोल के अंदर होल हो गया है, मतलब अब हम सोल वाइज कनेक्टेड ही नहीं है किसी के साथ, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। जब पेट में दर्द होती है ब्रेन बताता है कि जल्दी से जाओ पेट वाले डॉक्टर के पास। अब जब ब्रेन इन्वॉल्व हो गया तो कौन बताएगा? वो तो फिर फैमिली को दिखता है। ये मेरा सवाल सबसे होता है, अगर आपका पेशेंट, आपका लव्ड वन अगर शाम को एक पैग पीता और आराम से सो जाता और सारा दिन अपना कामकाज करता, आपसे प्यार से बात करता, क्या आज आप यहाँ पे होते? कोई भी नहीं होता। सबको लगता है कि सोशली ड्रिंक कर रहा है, थोड़ी थोड़ी कर रहा है, जिंदगी तो मैनेज कर रहा है ना। हमारी लाइफ अनमैनेजेबल हुई है, हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, हमारे बिहेवियर आए हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। और इसीलिए थेरेपी और ट्रीटमेंट का बहुत जरूरत है, बहुत रोल है। एंड उसमें आई जस्ट वांटेड टू ऐड कि अगर हम आप कह रहे हैं कि हम आपके पेशेंट का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम उनका ब्रेन ठीक करेंगे, उनका लिवर ठीक करेंगे, तो क्या वो नशा दोबारा कर सकते हैं? थोड़ा थोड़ा आपके मन में क्या है कि हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका,
क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम इलाज कराते हैं तो हमें लगता है उसके बाद ये फंक्शनल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जब हम यहाँ पे बायो की बात कर रहे हैं कि हम उनकी बॉडी हमने डिटॉक्सिफिकेशन की, जहाँ हम उसके बाद माइंड के लिए थेरेपी ये सारा प्रोग्राम करा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लव्ड वन वापस फिट हो जाएंगे ड्रिंक करने के लिए, दोबारा फिट हो जाएंगे नशा करने के लिए? सो इसके ऊपर आप लोगों का क्या व्यू है? इलाज करा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि हम ठीक करके वो दोबारा नशा कर लेंगे, पचा लेंगे, हम थोड़ी ब्रेक लगा देंगे उनके अंदर? कि लीवर और ब्रेन इतना ठीक कर रहे हैं, तो क्या लगता है? ये अंडरस्टैंड करना है कि जब हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इस ट्रीटमेंट का पहला जो होगा वो होगा एब्स्टिनिज्म। हम उनका लिवर ब्रेन इसलिए ठीक नहीं कर रहे हैं कि वो दोबारा नशा थोड़ा थोड़ा कर लें। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उनका ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि एब्स्टिनिज्म रहे, और उस एब्स्टिनिज्म मतलब कोई नशा उनके शरीर में ना जाए, उसके लिए वो अपनी क्रेविंग्स और अपने ट्रिगर्स, अपने स्ट्रेसेस को कैसे मैनेज करें, वो प्रोग्राम की मदद ले। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अभी किसी ने बोला कि उसकी सोच बदल जाए, राइट? ठीक है, जाएगी, सोच बदल जाएगी। तो आपको ये बता दें, आपको ये याद रखना है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज इज इट्स प्राइमरी, प्रोग्रेसिव, क्रॉनिक एंड फेटल इफ अनट्रीटेड। एक बात को समझें, ये बीमारी लग गई है, ये सारी जिंदगी रहने वाली है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करना। हमें जो लगता है ना सोच बदल जाएगी और ये ठीक हो जाएगा, तो ये बीमारी रहनी है। वो नशा नहीं करेगा, पर ये नहीं है इसको नशा करने की सोच नहीं आएगी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप सबको ये समझना बहुत जरूरी है। सोच कभी भी आ सकती है, किसी स्टेज पे भी आ सकती है, 6 महीने बाद भी आ सकती है, साल बाद भी आ सकती है। देखो, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बीमारी लगी है, ये जो है हमारी प्राइमरी बीमारी कौन सी होती है? प्राइमरी है जो हमारी जेनेटिक है, जीन से आई है, जो मुढले तौर पे है, पहले से ही है। अब बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्राइमरी होती हैं, उसमें शुगर, बीपी, हार्ट डिजीजेस, अर्थराइटिस, ऐसे ही बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये बीमारी जो है, कैंसर भी, ये प्राइमरी बीमारी है, जीन से आई है। मतलब बीमारी आ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी रोकथाम नहीं है। हार्वर्ड में ऑलमोस्ट 28 या 27 ईयर्स पहले एक स्टडी हुई थी, जिसमें ये स्टडी हुई थी कि इसको हम अनडू कर सकते हैं, इस बीमारी को। यानी कि वी कैन बीट आवर जीन्स। कहने का मतलब है, अगर किसी फैमिली मेंबर के घर में शुगर है 2 बंदों को, आगे वो जीन्स में ना जाए, उसके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसको अनडू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ एहतियात बरतने पड़ेंगे, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिसमें नींद, खाना, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक 5 साल का बच्चा है घर में और आपके घर में बुजुर्गों को शुगर है और आपको ये पता लग गया और आप चाहते हो कि इस 5 साल के बच्चे को ये शुगर कभी जिंदगी में ना होए, तो उसको तभी से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक 4 साल का बच्चा सीखना शुरू हो जाता है। 4 years is the best age to train our mind, our brain. तो अगर आप वहीं से ट्रेनिंग देना शुरू हो जाओगे तो वहीं से उसको समझ आ जाएगी कि मैंने अपने आप को रोकना कैसे है। रिस्पॉन्स इनहिबिशन एक टर्म होती है कि रोकना कैसे है। अगर आप चाहते हो तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से नशे की जो बीमारी लग गई है अब हमें, उसको हम अनडू कर सकते हैं। कैसे? जो चीजें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उन पे वर्क करके। थॉट आता है, और अगर आपका लव्ड वन, प्रॉब्लम पता है क्या आती है हमें प्रॉब्लम आती है कि ट्रीटमेंट के बाद 3 महीने के बाद जब पेशेंट घर जाता है तो फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने रिहैब करा दिया है, हमने बड़े बेस्ट हॉस्पिटल में उसको भेज दिया है, इसको तो अब सोच आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये तो मतलब ही नहीं ना, हमने तो ब्रेन का भी इलाज करा दिया है। सो वी आर रॉन्ग। सोच कभी भी आ सकती है, हमें भी तो आती है नेगेटिव थॉट कभी भी। तो ये थॉट ही है। अगर सोच आ गई है और उसने आपसे शेयर कर दी है कि मेरा दिल कर रहा है, तो आप ऊपर से कहोगे दिल करता पे है कि मतलब है नहीं। उसकी बात सुनेंगे, अच्छा दिल कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, ये सोच है, लेट्स डू समथिंग। हम डाइवर्ट करते हैं इसको, कुछ खा लेते हैं, कुछ मैं आपके लिए बना देती हूँ, कोई अच्छी सी डिलीशियस चीज बना देती हूँ,
या हम इमरजेंसी मेडिसिन ले लेते हैं, या हम अपने थेरेपिस्ट से बात कर लेते हैं, हम कोई एक्सरसाइज वॉक कर लेते हैं, किसी चीज में एंगेज कर लेते हैं. सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है अपने पेशेंट के साथ, अपने लव्ड वन के साथ. जी. इलाज में जो 3 चीजें जरूरी हैं, जैसे बोला था कि मेडिसिन, थेरेपी और आप लोगों की ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीजों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो जो हम बोलते हैं कि आप जुड़े रहें, कनेक्शन बनाएं, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे. तभी हम आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इन मीटिंग्स में बुलाते हैं. अब मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे आपका रोल कहाँ आता है ट्रीटमेंट में. मेडिसिन चलो आपने नहीं देनी, थेरेपी आपने नहीं करनी, बट यहाँ पे आके बैठना, मीटिंग्स अटेंड करना, ये आपका रोल है. अंडरस्टैंड करना बीमारी है क्या, क्या सिम्टम्स हैं मेरे पेशेंट के, क्या डायग्नोसिस है, इसकी क्या प्रिकॉशंस मुझे रखने पड़ने हैं. और ट्रीटमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा जब हम आपको इंक्लूड करते हैं अपने साथ, वो है डाटा इंटरवेंशन, जो श्वेता मैम आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे कि क्या उसकी टेक्नोलॉजीज होती हैं सारी. ठीक है. सो जब वो हम करते हैं, सो आप भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा बन जाते हो. बिकॉज जब जिस इंसान की थॉट ही बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया था, उसको समझ में नहीं थी, स्पिरिचुअली वो बिल्कुल ही टूट गया था अपने आप से, तो वो उसको रियलिटी में, या उसको वो चानन किसने देना है, उसमें हमें आप लोगों की मदद चाहिए. बिकॉज हमने पेशेंट को नहीं देखा शुरू से वो कैसा था. सो पेशेंट आया कहाँ से? घर से आपके. जाना उसने कहाँ पे है? घर पे. तो फिर इसका मतलब कि कौन मेन कड़ी है यहाँ पे? फैमिली. स्टेक्स किसके सबसे ज्यादा हाई है? फैमिली के. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रोल किसका सबसे ज्यादा है? फैमिली का. एंड इसलिए आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ आके बैठना, क्वेश्चन पूछना कितना इंपॉर्टेंट है. अगर मैं फैमिली हूँ ना, तो मेरे, अच्छा हम जब पीटी मीट पे जाते हैं तो हम टीचर से कितने सवाल पूछते हैं. बच्चा कैसे कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसे लिखा जा रहा है, ये कलरिंग कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, कितनी चीजें पूछते हैं हम, कितने क्यूरियस होते हैं हम टीचर से पूछने के लिए. सो वी वांट, आपके मन में जितने सवाल हैं आप हमसे पूछें, ताकि हम आपकी तैयारी करा सके कि घर जाके आपने कैसे मैनेज करना है, क्या, किस तरीके से 1 मिनट टॉक आपने करनी है, किस तरीके से आपने, जब उसकी एंजाइटी आ रही होती है, उसको समझना है और उसको समझ के उसको मैनेज करना है. बिकॉज मैनेजेबिलिटी इज द टर्म फॉर दिस डिजीज. बिल्कुल परमानेंट क्योर नहीं है शुगर में भी, हार्ट की प्रॉब्लम में भी परमानेंट क्योर नहीं है, मैनेजेबिलिटी है. अगर आप मैनेजेबिलिटी अच्छी तरीके से रखते हैं तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं, बहुत लंबी उम्र भी जी सकते हैं. बल्कि आई थिंक मैंने एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था, एडिक्शन वाले पेशेंट को हम बढ़िया बना सकते हैं. वो जिस हालात में आया था उससे बढ़िया होएगा. जो डायबिटिक वाला पेशेंट है, डायबिटीज है, जिसको यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको आफ्टर सर्जरी या ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं बनाया जा सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है. हमारे एडिक्शन के पेशेंट को हम बढ़िया बना सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को बेटर कर सकते हैं, अगर हम सारे रूल्स, सारे प्रोटोकॉल्स अच्छी तरीके से फॉलो करें. दिस इज द क्रॉनिक डिजीज, बहुत देर से चली आ रही है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ती आ रही है. आप सबने सुना होगा, शुरू कहाँ से हुई है? अच्छा, सबके जो लव्ड वंस हैं ये बताएंगे शुरू किस चीज से किया था. चलो सब बताएंगे, 1-2 बताएंगे कोई भी. जब नशा शुरू किया था किस चीज से शुरू किया था, और सबसे मुश्किल कौन सी चीज छोड़ना है, बताएंगे जी? एनीवन? हाँ, सब्सटेंस शुरू कैसे हुआ था, किस चीज से शुरू हुआ था? पहली चीज जो आपको पता लगा आपके लव्ड वन ने ली है? सिगरेट. सिगरेट. और सबसे मुश्किल क्या है छोड़ना? सिगरेट, राइट. अगर उसने सिगरेट छोड़ दी है तो इसका मतलब है फिर वो अब सोबेरिटी की तरफ चला गया. एब्स्टिनेंस भी है और सोबेरिटी भी है, इसको समझेंगे हम. सिगरेट, तंबाकू, बियर का गिलास, किसी मरीज ने पहले दिन बोतल पूरी नहीं पी. एक बियर के कैन से शुरू किया था, फ्रेंड्स के साथ या किसी भी तरीके से. किसी भी मरीज ने सीधा हेरोइन नहीं ली, आधा ग्राम, ग्राम, 1.5 ग्राम, सीधा आईवी इंजेक्शन नहीं लगाया. सिगरेट से शुरू हुआ. ये प्रोग्रेस कर रही है, डिजीज बढ़ती जा रही है. सिगरेट से
अफीम आई या गोलियां आई, अफीम से हेरोइन आई, हेरोइन पहले हम फॉइल पे लेते हैं, फिर हम आईवी यूजर बन जाते हैं, फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, कोई नींद की गोलियां ऐड होती हैं, कोई कफ सिरप्स ऐड हो जाते हैं, वीड ऐड हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, प्रोग्रेस कर रही है बीमारी, और अगर अनट्रीटेड रह जाएगी तो ये फेटल है, हानिकारक है, जान ले लेगी। हम देखते हैं कितनी ओवरडोज होती हैं आजकल, वो क्यों होती हैं? क्योंकि अनट्रीटेड रह जाती हैं। तो समझना ये है कि आपका कनेक्शन ट्रीटिंग टीम के साथ कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी अगर हमें कोई फोन करता है या हमें रीच आउट करता है तो हम आंसर नहीं देते, ऐसा कभी भी नहीं होता। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, द ओनली थिंग इज यू हैव टू रीच आउट। और एक बात बता दूं, हम अकते नहीं है, थकते नहीं है आपकी जब आप डिस्कस करते हैं कुछ, क्योंकि जितना आप डिस्कस करते हैं अपने लव्ड वन के बारे में, आप ना रोशनी डाल रहे हो उसकी प्रॉब्लम्स पे, उतना हमें पता लगता है। क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले दिखेगा जब आपके पास लव्ड वन होगा। आज भी जब आप आए हैं आपको सबसे पहले बिहेवियर दिखना है। हमें तो पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट हमारे कुछ पेशेंट्स के ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो फोन करके बताते हैं मैम कर लिया इसने कुछ। मैं कहती हूँ भाई इतना ना डाउट करो, इट्स ओके। कहते नहीं नहीं मेरे को पता लग गया, इसके बोलने के तरीके से पता लग गया जी कुछ कर लिया। तो हम लोग इतना डरे हुए होते हैं ना, इतनी हमारे अंदर फेयर है ना उस चीज का, कि सबसे पहला थॉट क्या आता है? फेयर ड्रिवन है। गुस्सा किया तब भी पहला थॉट आ गया ले लिया इसने कुछ। कोई एंजाइटी में घूम रहा है किसी बात से, फर्स्ट थॉट आया ले लिया इसने कुछ, ठीक है। सो वो जो बिहेवियर है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हमने ये बिल्कुल भी डीमोरलाइज्ड नहीं हो जाना इस चीज से कि ला ये तो सारी जिंदगी की बीमारी है, ये तो ठीक ही नहीं होनी। नो, मैंने ये कहा ही नहीं है कि ये ठीक नहीं होनी। मैंने कहा है हम इसको अनडू कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं with the help of medication, with the help of therapy, with the help of skills you learn। आप जो skills learn करोगे और आप जैसे हमारे साथ कनेक्शन बनाए रखते हो। मेरे पास अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं जो 25 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लगातार। आज के दिन में भी उनके घर में कोई भी मेजर फैसला होना है, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछना है पहले कि हम ये फैसला करें कि ना करें। आपका सरेंडर है, और आपको अगर हम देखो, अगर हमें समझ आती तो आज हम इतने लेट तो नहीं होते ना। अगर हमें ये मैनेज करना आता, ये नहीं है कि आपने अपने स्किल्स यूज नहीं किए, आपने बेस्ट ऑफ द स्किल्स यूज किए, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं। बट जब तक बीमारी नहीं समझ आएगी, बीमारी की रूपरेखा नहीं आपको समझ आएगी कि बीमारी कराती क्या क्या है, तब तक शायद हम ठीक नहीं कर पाएंगे।